अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट आसमा बुखारी और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं राफिया शेख की कलम से तहरीर करता नावल द अर्थ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली न्यू नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। 400 पहले सन्नाटे और हौलनाक सी खामोशी में अचानक बादलों की गर्ज हुई। ऐसी गर्ज कि अगर इंसानी आंख देख लेती तो दिल ही थाम लेती। गोया किसी ने कानों के पास बेशुमार एटम बम एक साथ फाड़ दिए हों। लेकिन ये आवाज़ इंसानों को सुनाई नहीं देती थी, ना ही लोगों को वो चमक नज़र आ रही थी जो आसमान में मुसलसल चमक रही थी। अचानक एक नाजुक सा वजूद उड़ता हुआ आया और ज़मीन पर गिर गया। चोगा पहने वो वजूद देखने में नाजुक और छोटा सा था। वो आते साथ ही किसी चीज़ से टकराता बेहोश होने से पहले दी अर्थ उसने अपनी ज़ुबान में कहा और होश खो चुका था। फ्लैश लाइट्स की चकाचौंध सी फैली हुई थी। हर तरफ शोर और चीखों पुकार सा मचा हुआ था। रंगो बू का एक रेला सा उस शोर में बह रहा था। उसके आने से पहले ही यहाँ उसके फैंस मौजूद थे। दिल उसकी एक झलक का बेताब था। मोबाइल का कैमरा ऑन किए वो लोग उसके देखने चलने के अंदाज को अपने कैमरे में कैद करने के मुंतजिर से शोर शराबा मचाते हुए मौजूद थे। लोगों की कतार सी बनी हुई थी। वो उसकी आमद के मुंतजिर थे। धक्कम पेल में लोगों को कोई परवाह ही नहीं थी। उन्हें बस आज कल छाए हुए और टॉप क्लास से स्टाइलिश कहलाने वाले मॉडल मीराम शराजी को देखना था। ये खबर बहुत छुपाई गई थी। वो आज एक जगह अवार्ड फंक्शन में इनवाइटेड था। इस खबर को छुपाया गया था, लेकिन भला हो फैंस का जिन तक ये खबर पहुंच चुकी थी। एक ब्लैक कलर की कार आकर रुकी। आईपैड पर चलती उंगलियां लोगों के शोर से साकित हुईं। आंखों में लगे फ्रेमलेस ग्लासेस से उसने नज़र उठाकर साइड विंडो से बाहर झांका। वहाँ एक बड़ी तादाद मौजूद थी जो यकीनन उसकी फैंस की थी। उसका हल्क तक कड़वा हो गया था। उसने अवार्ड फंक्शन की बात सबसे छुपा कर रखी थी, लेकिन उसके लाख छुपाने पर भी बातें बाहर ही आ जाती थीं। वो बेजार सा अपने फैंस को हाथ हिलाते, खुशी से झूमते, चीखते हुए देखते सख्त नाला था। अब ये क्या मुसीबत है, इसलिए मैं बाहर नहीं जाता। लेकिन अवार्ड फंक्शंस के ओनर्स भी पीछे ही पड़ जाते हैं। अवार्ड लेने आओ, उनके एक अवार्ड देने से मुझे क्या मिल जाना है भला। वो बड़बड़ाते हुए यहाँ आने पर अब पछता रहा था। ड्राइवर ने गाड़ी मोड़ी और उस साइड ले गया जहाँ फैंस नहीं थे, लेकिन उसके गाड़ी से उतरने तक वहाँ भी फैंस पहुँच चुके थे। ब्लैक डिनर सूट में उसने अब आंखों पर ब्लैक ग्लासेस चढ़ा लिए थे। उसे लगता था आई साइड के ग्लासेस उसकी पर्सनैलिटी को मुतासिर करते हैं। उसके बाहर निकलते ही फैंस की चीखों पुकार और जोशो जज्बे में इजाफा पैदा हुआ। गार्ड की एक बड़ी तादाद ने फैंस और मीराम शराजी के गिर्द अहाता करके रोका हुआ था। लड़कियां उसके बाहर निकलते ही दिल थाम गई थी। वो जो सख्त खफा और बेजार था, अब चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए हाथ हिलाते हुए उनका शुक्रिया अदा कर रहा था। उनके जज्बे को मज़ीद हवा दे रहा था। बड़े से हाल में पहुंचते ही चेहरे पर वापस सख्ती दर आई थी। आंखों से ग्लासेस उतारकर हाथों में उसकी कमान घुमाते हुए आगे बढ़ता इंडस्ट्री में मौजूद लोगों से हेलो हाय कर रहा था। ये भी ज़रूरी था, वरना मीडिया ने वैसे उसे अक्खड़ मजाज मगरूर मशहूर किया हुआ था। इंटरव्यू लेते मुख्तलिफ चैनल्स के रिपोर्टर आगे पीछे मुख्तलिफ सवाल करते उसे मज़ीद जिच कर रहे थे, लेकिन वह चेहरे पर मुस्कान सजाए बज़ाहिर खुश दिली से जवाब दे रहा था। उसका बस चलता तो सबको भाड़ में झोंककर यहाँ से चलता बनता, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था। उसका सेक्रेटरी परेशान सा उसे देख रहा था। उसे मालूम था उसका बॉस क्या महसूस कर रहा है। अवार्ड फंक्शन का बाकायदा आगाज़ हुआ। होस्ट की लंबी तकरीरें, डांस शो वगैरह वगैरह, सब में वो बेजार और आजिज़ होने के बाद भी वही मौजूद था। करता भी क्या, भाग जाता तो मीडिया ने बाल की खाल निकाल लेनी थी और सीनियर उसके अमल से अलग नाराज़ होते। इसलिए मजबूरी में ही सही उसे बैठे रहना था। वो आईपैड में गुम अपनी मामा से कन्वर्सेशन में बिजी था। उसका नाम कॉल हो
कॉल हुआ, लेकिन वो मुनहमिक सा मोबाइल में चैटिंग करते हुए चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए बड़ी शान बेनियाजी से वहाँ मौजूद अपने नाम की पुकार पर भी ध्यान नहीं दे पाया। सेक्रेटरी के कहने और अपनी मामा के मैसेज पर हंसते हुए उठा। उसकी मामा ने भी घर से बैठे बता दिया था कि उसका नाम लिया जा रहा है, स्टेज पर बुलाया जा रहा है, क्योंकि शो लाइव जा रहा था। दुबई से पाकिस्तान ये शो लाइव दिखाया जा रहा था। वो मुस्कुराहट उछालता उन लोगों की तरफ से गुजरा जो उसे नीचा दिखाने की दौड़ में खुद पीछे रह गए थे। बेस्ट मॉडलिंग अवार्ड वसूल करने वो स्टेज पर पहुंचा। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, स्पेशली मेरे मामा और बाबा का, जिन्होंने मेरे हर मौके पर मेरा साथ दिया। बहुत शुक्रिया। अवार्ड को देखते हुए लबों पर हल्की मुस्कुराहट लिए कैमरे की जानिब देखकर मुख्तसर से जुमले में अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा किया। माह कामिल का वेलकम बेटा का मैसेज फ़ौरन शो हुआ। उसे इस अवार्ड में और ना ही इस अवार्ड शो में इंटरेस्ट था, इसलिए माह कामिल लम्हा ब लम्हा उससे कांटेक्ट में रहकर पुशअप कर रही थी। वो जानती थी उसे ये रंगीन दुनिया बेजार करती है, लेकिन मॉडलिंग उसका शौक़ था। पूरी दुनिया उसे जाने उसे पसंद था, लेकिन वो इस दुनिया को अपने पीछे घूमते हुए भी नहीं देख सकता था। अवार्ड लेकर कुछ देर महफिल का हिस्सा बना रहा, फिर इख्तिताम होने से पहले ही वो निकल गया। यहाँ एक दूसरे खूबसूरत से होटल में उसके रहन सहन के मुताबिक पूरा एक पोर्शन दिया गया था। वो मगरूर चाल चलता हुआ वहाँ से निकला तो वही फैंस वहाँ अभी तक मौजूद थे, अब कि उसके चेहरे पर छाई बेजारी मुस्कुराहट में नहीं बदली थी। वो मुस्कुरा कर अब थक चुका था। वो चाहता था दुनिया उसे जाने, उसकी दीवानी हो, लेकिन यूँ हर लम्हा उसके आगे पीछे भी ना घूमे कि उसकी लाइफ ही स्पॉइल हो जाए। वो सैर व तफरीह का शौकीन था, लेकिन कुछ सालों से सब तर्क कर चुका था। जब उसका नाम एक की ज़ुबान पर था, उसने उस दिन से सैर व तफरीह को तर्क कर दिया था। अगर जाता भी तो बहुत आम से हुलिये में और मास्क लगाकर। वो गाड़ी में बैठा ब्लैक कोट के बटन खोल दिए। फॉर्मल से अब वो इनफॉर्मल हुलिये में आ चुका था। कोट उतारकर गाड़ी में फेंका, टाई की नोट ढीली की और आईपैड को भी फेंकने के अंदाज से अपने बैग में रखा। सेक्रेटरी मुतजस्सिस हुआ। वो ठीक तो था? सर, कोई मसला है तो बताएं। सेक्रेटरी आंखों में तशवीश लिए अपने बॉस से मुखातिब हुआ। मिराम इसकी परेशानी पर माथा मसलता मुस्कुरा दिया। बस कोकी सर दर्द है थोड़ा सा, आराम करूँगा तो ठीक हो जाएगा। तुम रात मेरे पास ही रुकना। तुम्हारा रूम मैं अपने बराबर वाले रूम में बुक कर चुका हूँ। मिराम शिराजी ने कहते हुए उसे देखा, जो गार्ड की वर्दी पहने इससे छोटी उम्र का दिखाई देता था। वो मिराम की हद से ज़्यादा परवाह करता था, उसे समझता था, जानता था, जिंदगी की ऊंच नीच से भी वाकिफ था। वो सब जानता था। वो उसका गार्ड बाद में पहले दोस्त था। ड्राइवर हनूज गाड़ी ड्राइव करते हुए उनसे बेखबर गाड़ी चलाने में मसरूफ़ था। तो शक्कर भरी नज़रों से देखकर कुकी ने सर हिलाया। ऐसे कैसे हो सकता था? मिराम शिराजी उसे साथ नहीं रखता। उसने होटल आने तक आराम करने की गर्ज से अपनी गर्दन बैग पर टकाकर आंखें मूंद ली। तुम कौन हो लड़की, और क्या हुआ है तुम्हें? वो बूढ़ी औरत अपनी मुकामी ज़ुबान में उस छोटी सी लड़की को उठाते हुए पूछ रही थी, जो बेहोश पड़ी थी। होश में आते ही उनका चेहरा तकने लगी थी, जैसे वो कोई दूसरी मखलूक हो और उसने पहली बार यहाँ किसी मखलूक को देखा हो। वो जवाब देने के बजाय अपनी ब्लू आइज़ उन पर गाड़े बैठी थी। ये एक दरिया था, नीला पानी बहता हुआ हवा से लहरों की सूरत इधर उधर हो रहा था, साथ उसके पांव भिगो रहा था। उस बूढ़ी औरत ने उसे सहारे से खड़ा किया। वो खड़ी हो गई, लेकिन अभी भी उन्हें हैरत और बेयकीनी से देख रही थी। वो बूढ़ी औरत जवाब ना पाकर नफ़ी में सर हिलाती उस अजीब सी लड़की को अपने साथ लेके। उन्होंने टखनों तक आता स्कर्ट पहन रखा था। सफ़ेद रंगत की हामिल वो बुजुर्ग खातून यहाँ से गुजर रही थी
और उन्हें ये छोटी सी लड़की बेहोश मिल गई। वो कुछ बोल नहीं रही थी, बस अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोले अजीब नज़रों से देख रही थी। वो उसे गूंगा समझकर अपने साथ अपने घर ले जा रही थी। वो लड़की बहुत अलग थी, बहुत ज़्यादा। सफ़ेद चमकती हुई रंगत की हामिल वो लड़की रबड़ की गुड़िया लग रही थी। वो उनके हाथ थामने पर उनके साथ खींचती चली गई। झब्बे में छुपा उसका नाजुक वजूद दिख रहा था, लेकिन वो बता भी नहीं सकती थी। वो उसे लेकर काफ़ी दूर एक मतवस्त से इलाके में पहुंची। लकड़ी के दरवाजे को धकेल कर अंदर दाखिल हुई। वहां एक नौजवान लड़का बैठा फुटबॉल मैच देख रहा था। उनके आने पर मुस्कुराकर दोबारा दीवार पर लगे एलईडी की जानिब मुतवज्जा हुआ। उसने उनके साथ आती लड़की को नहीं देखा था। देखता भी कैसे? वो पूरी तरह से उनके पीछे छुपी हुई थी। सैडो, तुम अभी तक यहाँ क्यों हो? जॉब पर क्यों नहीं जा रहे हो? उसे देखती हुई आगे बढ़ी। वो भी उनके पीछे हो ली। सैडो ने ध्यान नहीं दिया, पूरी तवज्जो से सामने टीवी देखता रहा। उसका जवाब ना पाकर वो उस लड़की को लिए सीढ़ियाँ चढ़ती ऊपर आ गई। उन्हें सीढ़ियाँ चढ़ने में बहुत टाइम लगा था। उनकी सुस्त रफ्तार पर उस छोटी सी लड़की ने मुंह बनाया था। छोटा सा घर था जिसमें कुल 2 ही कमरे थे, एक उनका और एक सैडो का, जो कि उनका पोता था। बचपन में माँ बाप उसे छोड़ गए थे। डाइवोर्स के बाद से उसकी परवरिश उसकी ग्रैनी ही करती थी। सैडो पढ़ाई के साथ साथ एक बुक शॉप पर जॉब करता था। आज संडे था और यूनी उसे ऑफ था, जिस वजह से वो आज फुटबॉल मैच देख रहा था। उसने नहीं बताया था आज बुक शॉप देर से खुलेगी, और ना ही ये पूछा था उसकी ग्रैनी ने इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई। अभी 15 मिनट पहले तो गई थी। ग्रैनी जोरिश का रूम नीचे था और सैडो का ऊपर। वो उस लड़की को सैडो के रूम में ले गई, जो थोड़ा वसी था, वरना उनके रूम में बस एक पलंग था। यहाँ बैठो और ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारा घर कहाँ है। वो उसे बिस्तर पर बैठने का इशारा करती अपने पोते सैडो के कपड़े देखने लगी, जो उसे पहनने के लिए दिए जा सके। उन कपड़ों में वो अजीब ही लग रही थी। वो पैर दर पैर सवाल करती जा रही थी, शायद कि इस बार जवाब मिल जाए। और वहाँ वो लड़की उनके हिलते लबों को बहुत ध्यान से देख रही थी, जैसे समझने की कोशिश कर रही हो, जानना चाह रही हो वो क्या कह रही हैं। लेकिन सब बेसुध रहा और उसका समझना नाकाम। वो उसके ना बोलने पर अफसुर्दगी से नफ़ी में सर हिलाती हुई उसके लिए खाने का इंतज़ाम करने मुड़ गई। उन्हें लगा शायद वो भूखी हो। वो लड़की उनके जाने पर यहाँ वहाँ देखती चीज़ों को अपने पूरों से छू रही थी। ये सब उसके लिए अनोखा था। कान तक आते भूरे सिल्की बाल, आंखें ब्लू थी, छोटा सा बेबी फेस, बड़ी आंखें, घनी मुड़ी हुई पलकें, छोटा सा कद। वो लड़की कहीं से भी 15 साल की भी नहीं लग रही थी। सब चीज़ों को हैरत और ताज्जुब से देख रही थी, मानो उसके लिए ये एक अलग ही दुनिया हो और वो आज ही इस दुनिया में आई हो। वो बोलती नहीं थी, बस देखे जाती थी, समझने की कोशिश में हलकान होती थी, लेकिन ज़ुबान से कुछ ही कहती ही नहीं थी। वो पता नहीं कहाँ आ गई थी। अचानक अपने हाथ की दरमियानी उंगली पर नज़र डाली, लेकिन उसकी उंगली में वो लाल अंगूठी नहीं थी। उसकी आंखें उबलने लगीं। इतने में वो वापस हाथ में ट्रे लेती लौटी। उसे यूं जमा बैठकर देखते हुए कपड़े देखे जो जूं के तूं ही पड़े हुए थे। उन्होंने कपड़े उसके हाथ में थमाकर इशारे से समझाया उससे वो कपड़े पहनने हैं। ट्रे सामने टेबल पर रख दी गई थी, लेकिन उस लड़की की नज़र सामने ट्रे पर रखे खाने पर थी। उनके इशारे से समझाने पर उसने चोगे के ऊपर ही टी शर्ट चढ़ा ली। उसे यह करते देख वो सुन सी उसे देखने लगी। उसे इशारे भी समझ नहीं आते थे। उन्होंने फिर कोशिश करते समझाया वो उतार कर ये पहनना है। उससे पहले वो उनके सामने सब अमल करती जोरिश ने उसे बाथरूम में धकेला। वो वापस आई तो पैंट और टी शर्ट के ऊपर चोगा लिपटा हुआ था। उन्होंने उसकी नाकिस अक्ल पर अपना माथा पीटा।
वो भी उनका देखा देखी अमल दोहराने लगी। जोरिश ने खाने की ट्रे आगे रखकर स्पून और फोक थमाया। वो उन्हें देखने लगी और जोरिश उसे। क्या उसे इनसे खाना भी नहीं आता था? वो पैदा हुए बच्चे की माने थी जिसे सब सिखाया या पढ़ाया जाता है। जोरिश को हैरत और सदमे ने घेर लिया। इससे पहले वो उसे समझाती, उस लड़की ने आओ देखा ना ताओ सूप का बाउल अपने मुंह से लगा लिया। चाइनीज राइस को भी मुंह से प्लेट लगाकर खाने की कोशिश करने लगी। जोरिश ने आगे बढ़कर उसके इरादे को नाकाम बनाते हुए अपने हाथ से खाना खिलाया। वो इतने छोटे और थोड़े खाने पर अफसुर्दगी से खाली प्लेटों को देखने लगी। उसे और भूख लगी थी। मज़ीद पेट खाली पड़ा था। 2 प्लेट राइस और 2 बाउल सूप पीकर भी उसकी भूख बाकी थी, लेकिन वो बता नहीं सकी और वो समझ नहीं सकी। जोरिश उसे सोने के लिए लुटाकर जा चुकी थी। तुम अपने कमरे में नहीं जाना सैडो, उन्होंने नीचे आते बुलंद आवाज़ से कहा तो वह उनकी जानिब मुतवज्जा हुआ। लेकिन क्यों? वो चौंक कर पूछ रहा था। जब ही उसकी ग्रैनी ऐसा कहती थी जब उनके घर कोई मेहमान आता, वो उसका ही कमरा दिया करती थी। उनका कमरा बहुत छोटा था और वो 3 सीटर सोफे पर सोकर गैर आरामदेह होकर उनके मेहमान के जाने का इंतज़ार करता था। यहाँ एक लड़की है जो शायद गूंगी और बहरी है। तुम तब तक अपने रूम में नहीं जाओगे जब तक वो कहीं चली नहीं जाती। वो कहकर उस पेचो-ताप खाता छोड़े किचन में चली गई। उसकी ग्रैनी कभी किसी को उठा लाती थी और तंग उसे होना पड़ता था। उसे शॉप पर जाना था, इसलिए गुस्से से बिना कुछ खाए पिए दोपहर के बाद निकल गया। उसे रह रहकर अपनी ग्रैनी की हमदर्दी पर गुस्सा आ रहा था। क्या ज़रूरत है हर किसी को ले आने की? वो टॉल और बहुत दुबला पतला सा लड़का था। यंग एज गुस्सा नाक पर रहता था। ग्रैनी से सख्त किस्म की नाराज़गी जाहिर करता था। उसे अपनी ग्रैनी बहुत अजीज़ थी, लेकिन उसका हर किसी के साथ मुखलिस रवैया नहीं भाता था। वो गरीब लोग थे। उसे पढ़ाई के लिए जॉब करनी पड़ती थी और ग्रैनी को घर चलाने के लिए लोगों के घरों में काम करना पड़ता था। इतनी गरीबी में भी वो इस कदर हमदर्द क्यों थी? सैडो की समझ से बालातर था ये। वो अभी भी लबों पर कुफल डाले बाहर की रोशनी को देखते हुए अंदर ही अंदर बहुत परेशान थी। उसे परेशानी थी कि उसकी अंगूठी कहाँ खो गई। उसे इस अर्थ के लोगों की ज़बान समझ नहीं आ रही थी, बातें समझ नहीं आ रही थी। वो कब तक बिना बोले बिना समझे यहाँ रह सकती थी? वो मर नहीं सकती थी, लेकिन ऐसे जी भी तो नहीं सकती थी। कब तक वो इन दुनिया वालों में रहकर जी सकेगी? यहाँ सब कितने अजीब थे। सिर्फ यहाँ का खाना ही अच्छा था, उसके घर से ज़्यादा अच्छा, लजीज और मज़ेदार, खुश जायका। वो सोचती हुई बाहर बहते हुए लोगों और गाड़ियों को बहुत इन्हमाक से देख रही थी। ये दुनिया और यहाँ के लोग उसके लिए सब अलग और अनोखे थे। वो सो नहीं सकती थी, लेकिन एक काम कर सकती थी, अपनी अंगूठी ढूंढने का काम। वो जहाँ गिरी थी शायद वो वहीं ही हो। उसे वहाँ जाना चाहिए था और वो वहाँ जा चुकी थी, बहुत फुर्ती से, हवा की रफ्तार से। वो पहुंचकर वहाँ अपनी अंगूठी ढूंढती पागल होने के करीब थी। 2 उंगलियां माथे पर गाड़े वो अपनी आंखों से सब जगह का मुशाहिदा करती जगह देख चुकी थी। वो अंगूठी वहाँ नहीं थी। फिर कहाँ थी? ये बात कौन जान सकता था कि उसकी वो अंगूठी कहाँ थी? अगली सुबह में राम शराजी पाकिस्तान के लिए निकल चुका था और कुछ ही देर में वो एयरपोर्ट पर मौजूद मीडिया की गिरफ्त में था। बचने की नाकाम होती कोशिश देकर उसे हर सवाल के जवाब देने पड़े थे। वहीं कुछ फैंस उसे देखकर उसकी जानिब लपके थे, जिनमें बड़ी तादाद लड़कियों की थी। वो उससे चिपकने की कोशिश करती थी, लेकिन मेराम मोहतात अंदाज से दूर होता सेल्फियाँ लेने की इजाज़त दे देता। उन्हें उन फैंस का दिल तोड़ना भी तो पसंद नहीं था। वो इस वक्त उस जुमले पर अमल पैरा था, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। शोहरत पाने के लिए अपनी आदत पर गिरां गुजरने वाले काम करने पड़ रहे थे। ये चॉइस भी तो उसकी ही थी।
वो काफ़ी देर मुजमे में घिरा रहा था। फिर कोकी की मज़ाहमत पर वो वहाँ से निकलकर वाइट क्रोला गाड़ी में सवार होता वहाँ से निकल गया। उस कार का हवा सांस बहाल हुआ। शुक्र ये कोकी, तुम बिना कहे बात समझ आते हो। वह संजीदगी से कहता बाहर गुजरते दरख्तों को नज़रों की गिरफ्त में लिए देखने लगा। उसे भाई से भी मिलना था, लेकिन इसके मिलने से पहले ही वो जॉब के सिलसिले में कनाडा जा चुके थे, कुछ मंथ्स के लिए। इन दोनों में बहुत प्यार था, लेकिन इसके भाई शहरयार को इसकी ये फील्ड बिल्कुल पसंद नहीं थी। इस वजह से वो जब भी काम के सिलसिले में दुबई जाता और भाई से मिलने की कोशिश करता, वो साफ मना कर देते थे। उनका कहना था अगर वो सिर्फ उनसे मिलने आए तो मिल सकता है, अगर काम से आते हुए मिलने आए तो उनकी तरफ से इनकार है। उसकी भाभी बहुत अच्छी थी। बहुत समझाने के बावजूद भी शहरयार नहीं मानता था। 4 साला बेटा मारूत और 8-9 माह की बेटी बरका चाचू के लाडले थे, लेकिन चाचू के पास टाइम ही नहीं होता था जो उन मासूम बच्चों से मिल सकते। आज बाबा मामा से 2 टोक बात करने का सोचते हुए मेराम पुरजोश था। उसे दुबई में मुस्तकिल रहने के साथ वहीं काम करने की ऑफ़र थी। वहाँ रहकर वो आसानी से दीगर ममालिक के लिए भी काम कर सकता था। वहाँ से ट्रैवलिंग आसान थी। वो सोचते हुए घर की तरफ रवाना हुआ। रात खाने की टेबल पर सैडो का उस लड़की से सामना हुआ। सैडो हैरत से आंखें बाहर निकाले उस कांच जैसी छोटी डॉल को बागौर जायज़ा ले रहा था। ग्रैनी, ये तो बिल्कुल छोटी सी परी की तरह है। क्या तुम फेरी टेल में रहती हो? वो पल के बिना झपकाए उस गुड़िया को हैरत से देखता। पहले अपनी दादी से मुखातिब हुआ, फिर उस लड़की से, जो बिना उसकी तरफ देखे खाना खा रही थी। अंदाज अभी भी वैसा ही था, मुंह से बाउल लगाए बिना कोई लिहाज किए। ना ही वो खाने का कवायद समझाने पर समझ रही थी, ना ही जान रही थी। उसे कुछ समझ आता तो समझने की कोशिश भी करती ना। सैडो, वो गूंगी और बहरी है, तो इसलिए वो तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं दे सकती है। आराम से रहो और अपना खाना खाओ। ग्रैनी ने खफा सी नज़र उस पर डालकर कहा। वो चुप हो गया, लेकिन इसकी नज़रें उस छोटी सी लड़की पर ही थीं। वो अजीब तरीके से खा रही थी। उसकी शर्ट पहन रखी थी, लेकिन उस पर बहुत ही ज़्यादा लूज थी। उस लड़की ने एक नज़र सैडो पर डाली और अपना बाउल लेकर रुख फेर लिया, जैसे सैडो उसके खाने पर नियत लगा रहा हो। सैडो हल्का सा हंस दिया। वो लड़की बहुत यूनिक थी, दिखने में भी और हरकतों में भी। उसे खाने के मैनर्स भी नहीं मालूम थे। सैडो की ज़ुबान पर दोबारा खुजली हुई। इस बार ग्रैनी ने उसे अच्छे से डांट दिया। वो उसके खाना खाने पर उसका मजाक बना रहा था। उसे आज से पहले ग्रैनी का कोई मेहमान इतना नहीं भाया था जितना ग्रैनी की ये छोटी सी मेहमान। बातें ना करते ना सुनते हुए भी दिल को भा गई थी। सैडो की भूख उड़ चुकी थी। वो जब तक बैठी रही, सैडो ने उसे ही देखा था। आज तक उसने ऐसी लड़की नहीं देखी थी जैसी वो थी। सैडो ने उसके जाने के बाद थोड़ा सा खाना खाया और वहीं सोफे पर बैठ गया। चैनल सर्चिंग करते हुए भी उसके दिमाग पर उसके कमरे में मौजूद लड़की ही छाई हुई थी। वो पुरकशिश ना होती तो सैडो ने उसे देखना तक नहीं था। ग्रैनी कुछ कह रही थी और हमेशा की तरह सैडो अपनी ही दुनिया में गुम था। मामा, मैंने आपसे कहा था एक मेड रख लें। क्या सारा टाइम किचन में लगी रहती हैं? छोड़े ये काम और मुझे बताएं आप दुबई कब जा रही हैं भाई से मिलने। मेराम ने आते साथ ही अपनी माँ को किचन में सर खपाते देखकर पूरी तरह तप कर पूछा। आपके बाबा नहीं मान रहे, वरना हम तो कब से कह रही हैं 1 वीक के लिए चलते हैं, बच्चों से भी मिल लेंगे। लेकिन आपके बाबा को कौन समझाए। वो हाथ छुड़वाती दोबारा किचन में जाने के पर तोलने लगी थी, लेकिन मीराम ने उनकी कोशिश नाकाम बनाते हुए अपने हाथों की गिरफ्त सख्त करते उनके हाथ को थामे गोद में सर रख के लेट गया। मिसिस हमायूं अभी आपके बेटे तशरीफ़ लाए हैं, लिहाजा अपने बेटे के पास बैठे, और मैंने डैड से बात कर ली है। हम मुस्तकिल तौर पर दुबई शिफ्ट हो रहे हैं। अब बस तैयारियाँ कीजिए। वो शोखी से कहता आंख मार गया। यहाँ माहे कामिल ने एक चपत सर पर लगाई।
उनका मूड इसकी बात सुनकर खुशगवार हो गया था। उन्हें भी तो अपने बहू बेटे और बच्चों से मिलना था। क्या बात है भाई, माँ से बड़े लाड उड़वाए जा रहे हैं। हमारी बेगम हैं, ज़रा संभल कर। हम क्या कह रहे थे कि अब मीराम की भी शादी कर देनी चाहिए। अवार्ड्स में कुछ नहीं रखा, शादी कर ले ताकि कुछ फैंस में भी कमी आए। हुमायूं जो मीराम के बाबा और माही कामिल के हस्बैंड थे, आते साथ अपने बेटे को देखकर कहते हुए सोफे पर बैठे। लाउंज के बिल्कुल सामने ओपन किचन था। लाउंज में रखे सोफा सेट पर वो तीनों बैठे रात के वक्त खुश गप्पियों में मसरूफ़ थे। अभी शादी का नहीं सोचा है बाबा, जब सोचूंगा तो पहले आपको बताऊंगा, बाद में आपकी बेगम को। वो अपने बाबा हुमायूं को शरारत से देखता कहता हुआ अपने रूम में चला गया। वो कल 3 लोग इस वक्त शराजी हाउस में मौजूद थे। एक बड़े भाई थे जो इस वक्त दुबई में अपने बिजनेस को रन कर रहे थे। वहीं एक मुस्लिम लड़की से शादी करके 5 साल से वहीं थे। साल के 2 चक्कर वो यहाँ के लगा जाते थे। उनके 2 बच्चे थे। माह कामिल और हुमायूं उनसे मिलने और बात करने को तरसते थे, इसलिए मीराम का ख्याल था उन्हें दुबई शिफ्ट हो जाना चाहिए। मीराम की ज़िद पर वो तैयार हो चुके थे, लेकिन उन्हें यहाँ से वाइंड अप करने में अभी कुछ वक्त बाकी था, इसलिए उन पर काम का प्रेशर कुछ ज़्यादा ही था। वो तीनों आजकल जाने की तैयारियों में मसरूफ़ थे। अब ये देखना था उनका सफ़र कब शुरू होना था और क्या क्या उनकी ज़िंदगी में तब्दीली का बायस बनना था। वो सुबह सूरज निकलने से पहले ही कमरे से गायब थी। उसने सैडो का हुडी वाला चोगा पहन रखा था। आधा मुँह छुपाए वो आज जर्मनी का चप्पा चप्पा छान रही थी। छोटी सी एक मार्केट में वो मुस्तबसब सी हर एक शय को देख रही थी, लोगों की बातें सुन रही थी, लेकिन ये बातें उसे समझ नहीं आती थी। वो यहाँ आने के बाद अपनी 30% पावर खो चुकी थी, क्योंकि उसकी अंगूठी खो चुकी थी। अगर वो मिल जाती तो उसकी पावर वापस आ सकती थी। एक सुनहरी सी लाइट दिल में चमकी थी। वो अंगूठी किसी के पास थी और उसे मुसलसल रगड़ा जा रहा था। वो किसके पास थी और कोई उसे क्यों रगड़कर उसकी हार्ट बीट को स्लो कर रहा था। वो दिल पर हाथ रखे पास एक दरख्त से टिक लगाए बैठ गई। सांसें उखड़ रही थीं। जाने अनजाने में कोई उसकी सांसों के साथ खेल रहा था। उसको बेमौत मारने पर तुला हुआ था। वो इस अर्थ पर नहीं मर सकती थी। उसे यहाँ से जाना था, अपनी पावर्स को दुगना करके जाना था। लेकिन वो ऐसे कैसे मर सकती थी? वो अपने प्लेनेट की शहजादी बनने वाली है, ऐसे तो नहीं मर सकती। कितने ख्वाब, कितने अरमान थे उसके। वो शहजादी बने और सब उसके आगे पीछे हों, और जब यहाँ से चली जाएगी तो नामुमकिन सी ये बात मुमकिन में बदल जाएगी। लेकिन कोई था जो नहीं चाहता था वो जाए। कोई था जो उसकी सांसें यहीं रोक रहा था। कोई था जो उसे मार रहा था। वो गले और दिल पर हाथ रखे ज़िंदगी को वापस चाहती थी। वो मरने के करीब थी। मौत उसे देख मुस्कुरा रही थी। वो अपनी बालों की लट को अपने चेहरे पर आगे पीछे करती बेजारी से सामने बैठे शख्स को देख रही थी, जिसको इतनी कॉल्स मैसेजेस करने के बाद बुलाया था, और वह सामने मैगजीन को देखते हुए ब्लैक कॉफ़ी के सिप ले रहा था। मास्क से चेहरे को ढांप रखा था। ब्लैक सनग्लासेस टेबल पर सामने रखे थे। लूज सी टी शर्ट में लंबी चौड़ी कद्दो कामत का हामिल अपनी साहिराना पर्सनैलिटी के साथ सामने बैठा वीरा का दिल धड़का रहा था। मीराम शराजी बहुत बेमुरवत हो। मैंने तुम्हें यहाँ कॉफ़ी पीने और मैगजीन में मीराम को देखने के लिए नहीं बुलाया। वो नज़रें जमाए उस पर जमाए खफकी से कहते हुए चेहरे पर झूलती लटों को पीछे करने लगी। लाइट ब्राउन आइज सुर्ख और सफ़ेद रंगत पर लंबा कद, जो जाज़िबे नज़र थी, लेकिन उसकी नज़र मीराम शराजी पर टिकी थी, जो सिर्फ उसे ही दोस्त समझता था। वो दोनों यूनी फेलो थे। वीरा ने यूनी के बाद मीराम से कांटेक्ट ख़त्म नहीं किया था, जिसका नतीजा आज भी सामने था। वो बेजार सूरत ही लिए, लेकिन वीरा के बेजा इसरार पर वो 2 महीने में एक बार पुरानी दोस्ती का लिहाज रखते हुए मिल तो लिया करता था। नहीं,
लेकिन तुम कोई बात करोगी तो ही तो मैं भी करूँगा ना। मीराम ने मैगज़ीन बंद करके थोड़ा परे खसकाया। ओके, ये बताओ दुबई क्यों शिफ्ट हो रहे हो? आंटी से परसों बात हुई थी तो उन्होंने बताया था। यहाँ पाकिस्तान में क्या मसला है? अवार्ड्स पर अवार्ड्स ले रहे हो, शोहरत की बुलंदियों पर पहुँच चुके हो, फिर यह मुल्क छोड़कर जाने का मकसद? वो थोड़ा आगे को होती कोहनी टेबल से टकाए और अपनी थोड़ी को हथेली पर रखे उसकी आंखों में झांकते हुए पूछ रही थी। उसने बोलने के लिए थोड़ा सा मास्क नीचे किया। मैं भाई के पास जाना चाहता हूँ। मामा बाबा उन्हें बहुत मिस करते हैं। मेरे यहाँ और वहाँ होने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। दुनिया को मुझ जैसे मॉडल की ज़रूरत है। उसने कंधे उचकाकर बेनियाजी से कहा और अपने ग्लासेस के साथ खेलने लगा। वीरा ने आंखें छोटी करके उसे देखा। वाइट शर्ट में मलबूस और आगे के 2 बटन खोले हुए थे, जिससे शोल्डर की हड्डी नज़र आ रही थी। ब्लैक पैंट पहने वो खुद मुकम्मल मॉडल ही लग रही थी। लाइट से मेकअप में उसके खदोखाल नुमायां हो रहे थे। पुरकशिश सी वीरा पर मीराम शराजी ध्यान ही नहीं देता था, वरना वह मीराम के लिए अलग से बनाव सिंगार करके आती थी। ओके, लेकिन मिलने आते रहना पाकिस्तान। मेरा जब भी मिलने का दिल किया मैं तो दुबई शहरियार भाई के घर पहुंच जाऊंगी। तुम तो जानते ही हो मुझे। लबोबा मुस्कुराहट से जाए कप की सतह पर हाथ फेरती उसने कहकर मीराम को देखा, जिसने सुनकर हाँ में सर हिलाकर मोबाइल पर मेल्स देखने लगा। उसने बढ़ते हुए रश को देखकर वापस मास्क चढ़ा लिया था। कुछ देर वीरा ने बैठकर चलने का कहा तो वो भी उठ खड़ा हुआ। जब भी वो दोनों मिलते थे वीरा बोलती थी और वो मुख्तसर सा बिजार सा जवाब दे दिया करता था। उसे ज़्यादा बोलना पसंद नहीं, और शायद ज़्यादा बोलने वाले लोग भी। वो रात के 10 बजे वीरा को उसके घर ड्रॉप करके जिम चला गया। वो उससे पहली आखिरी हिचकी ली थी। उसकी अंगूठी को छोड़ दिया गया था, साथ उसकी ज़िंदगी भी बख्श दी गई थी। वो सांसें बहाल करती उठी और उठकर घूमने के बजाय वापस वहाँ आ गई जहाँ क्याम पजीर थी। घर में ताला देकर आगे पीछे दाएं बाएं देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। अपनी 2 उंगलियों का इशारा करती वो हवा में उड़ती हुई सैडो के कमरे के टेरेस पर पहुंच गई। वहां से डायरेक्ट कमरे में। कोई था जो उसे छुपकर देख रहा था। कोई था जो उसके राज जानने की कोशिश कर रहा था। कोई था जो उसकी पावर्स लेना चाहता था। आखिर ये था कौन? दिन रात और रात दिन में बदलते गुजरते गए। मीराम अपनी फैमिली के साथ दुबई शिफ्ट हो गया। पाकिस्तान में वीरा और उसकी फैमिली ही मौजूद थे। यहाँ भाई और भाभी ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया था। शहरयार उन सबको देखकर बहुत खुश हुआ था। वहीं बच्चों ने बाछें फैलाकर उनसे खूब प्यार लिया था। नज़ालिया अपने ससुराल वालों को देखकर पुरजोश से खाने की तैयारियों में मसरूफ़ हो गई थी। वहीं मीराम बच्चों के साथ मौज मस्ती में, और जबकि हमायूं और माही कामिल शहरयार से बिजनेस और दुबई के बारे में दरियाफ्त कर रहे थे। बरका की बेबी सीटर उसे सुलाने ले गई, जबकि मीराम शराजी अपने न्यू प्रोजेक्ट के बारे में बात करने शहरयार के घर से निकल चुका था। देख लें बाबा उसे, मुझे समझ नहीं आती आप लोग इन सब में उसका साथ क्यों देते हैं। मुझे ये मॉडलिंग नहीं पसंद, उसे रोकें, वरना कल कला को यहाँ बिल्डिंग के नीचे एक बड़ी तादाद इसके फैंस की होगी और रोज़ रिपोर्टर्स की इधर आमद हुआ करेगी। शहरियार गुस्से से कह रहा था, जबकि वहाँ कामिल और हमायूं ने पहलू बदला था। वो जानते थे वो ज़िद्दी है, इस बारे में किसी का नहीं सुनेगा। उसे शोहरत चाहिए थी जो उसे थोड़ी सी मेहनत से मिल रही थी। आपको मालूम है बेटा, वो ये सब ज़िया को, फॉर गॉड सेक मामा, वो हमारी ज़िंदगी से जा चुके हैं। अब क्या ये उनके लिए हमारी ज़िंदगी को यूं बर्बाद करेगा? हम में से कोई बाहर निकले तो मीडिया मौजूद होगा। वो देखें मीराम शराजी के भाई, भाभी, ये तो वो। मुझे पुरसकून ज़िंदगी चाहिए मामा। शहरयार तपा तपा सा कहते हुए उठ गया। सारी खुशी जो यहाँ आने पर हुई थी गारत हो चुकी थी। वजह मीराम की ज़िद और मॉडलिंग थी।
वो रात गए तक लौटा तो सब अपने रूम में थे। वो भी बाहर से डिनर कर कर आया था, लिहाजा वो भी अपने कमरे में बंद हो गया। उसे मालूम था उसके पीछे इसके बारे में क्या क्या बातें की गई होंगी, लेकिन उसने परवाह ही कब की थी। उसे किसी की केयर या परवाह नहीं चाहिए थी। वो अपनी दुनिया में खुश था। उसे 1 हफ्ते में 3 प्रोजेक्ट करने थे। डील फाइनल हो गई थी। उसे सिर्फ बताना था वो 1 हफ्ते के लिए दूसरे शहर जा रहा है। वो भी कुछ घंटे पहले यहाँ आया था और उसे सुबह होते ही जाना था। वो नाइट ड्रेस लिए शावर लेने चला गया। वीरा की काफ़ी कॉल्स आई थी, लेकिन उसका कॉल लेने का बिल्कुल मूड नहीं था। 27 साला मीराम शराजी अब दुबई में अपना लोहा मनवाने वाला था और अपने भाई को नाराज़ करने का पूरा सामान तैयार कर रखा था। एक रूम स्पेशल उसके लिए ही उसके भाई ने अरेंज करवाया था। उसे रूम में बहुत साजो सामान नहीं पसंद था, इसलिए रूम में मुख्तसर सी चीज़ें थी। दरमियान में डबल बेड था। एक दीवार गिर बड़ा सा शीशा था। स्लाइड डोर अलमारी थी जिसमें ज़रूरत का सब सामान मौजूद था। उसके आने से पहले ही नज़ालिया ने सब कपड़े अलमारी में रखवा दिए थे। वो लबों पर मखसूस से सीटी बजाता, बालों में कोम करता हुआ लाइट्स ऑफ करता सोने के लिए लेट गया। कल जाना था, वरना उसने एक किताब की रीडिंग करनी थी। सफ़र की थकन ने उसे सोने पर मजबूर कर दिया था। वो आंखें मूंदता हुआ सो गया। 5 दिन गुजर चुके थे, वो वैसी ही थी। सैडो से बात करने के लिए बहाने ढूंढता था, लेकिन उसे बात करना ही तो नहीं आती थी। वो रात के 2:30 बजे टेरेस पर खड़ी उस दुनिया को नज़रों से देखते हुए हिफ्स कर रही थी। ये दुनिया बहुत बड़ी थी, बहुत ज़्यादा। उसकी दुनिया भी बड़ी थी, लेकिन इतनी बड़ी नहीं थी। अचानक उसके पास काले लिबास में एक हौला सा आकर रुका। वो 2 कदम पीछे हटी, आंखों से बगौर इसका जायज़ा लिया। उसने अपनी ज़ुबान में कुछ कहा। उसने परेशानी से तमाम मामला बताया। उनकी ज़ुबान बहुत अलग थी। वो हैवला कह रहा था उसे दुनिया वालों की ज़बान सीखनी होगी, और उसे वो ज़ुबान उस वक्त आएगी जब अंगूठी मिलेगी, या जिसके पास अंगूठी थी वो मिलेगा। वो उसके बोलने में मदद कर सकता है। उन दोनों में से जब तक कोई एक भी नहीं मिलता, वो वैसी ही रहेगी, गूंगी रहेगी, साथ बहरी भी। वो हैवला जानता था अंगूठी कहाँ है, लेकिन वो शहज़ादी बनने वाली थी। उसे इम्तिहान में पास होना था। उसे वो अंगूठी खुद ढूंढनी थी, इसलिए उसे नहीं बताया गया था वो अंगूठी कहाँ है, किस जगह है, किसके पास है। वो हवेला हवा में उड़ता गायब हो गया था और उसे मज़ीद परेशानी में डाल गया था। ये कैसी परेशानी थी जो उसके हिस्से में अन ठहरी थी। उसकी अचानक फिर सांसें थमने लगी थी। अंगूठी के साथ कोई दोबारा खेल रहा था। वो सर हाथों में गिराए टेरेस पर बैठती चली गई। उसे शदीद प्यास लगी थी, लेकिन वो पानी नहीं पी सकती थी। पीती तो जो रही से ही पावर्स हैं वो चली जाती, और उनके आने में तकरीबन 1 हफ्ता लग जाना था। वो बेबसी से अपने दिल की स्लो होती धड़कन सुनते हुए उसे पुकार रही थी, जिसके पास अंगूठी थी। वो वक्तन फवक्तन उसके सांस रोक रहा था, तड़पा रहा था, मारने के दर पे था। उसे मिलकर वो बर्फ़ का बना देगी, उसने सोच लिया था। यह उसका दिल निकाल लेगी। उसके दिल के साथ खेलने वाले का अंजाम बहुत बुरा होने वाला था। वो आम इंसान तो नहीं थी ना उसके पास जज्बात थे, ना ही एहसासात। वो मारते हुए रहम नहीं करेगी। वो सांसें रोकने की कोशिश में वहीं बेहोश होती गिर गई। जोरश ने सुबह 6 बजे सैडो को कपड़े लेने भेजा तो उसे बेहोश पाया। सैडो परेशानी से उसे गोद में उठा लाया। डॉक्टर को दिखाया गया, लेकिन डॉक्टर की समझ में कुछ नहीं आया। कुछ मेडिसिन देकर उसे चला गया। जोश ने मेडिसिन उसके उठने पर दी तो उसने बिना पानी के निकल ली। सैडो और जोश हैरत से उसे तकते रह गए। क्या थी वो? इंसान भी थी कि नहीं? सैडो जोरश के कहने पर यूं चला गया, जबकि जोरश हर 1 घंटे बाद उसे देखने आती रही थी। वो कहना चाहती थी उसको अकेला छोड़ दें,
ये लोग लेकिन सिर्फ दिल में ही कहकर खामोश हो गई। और जोश जो उसे सोता पाकर इस बार 5-6 घंटे बाद लौटी थी। वो दवाई को चबाकर खा रही थी। ऐसे कड़वी गोलियां कोई पानी से नहीं लेता, वो चबाकर खा रही थी। वो तो शुक्र था सैडो या जोश ने नहीं देखा था। इस बार देखने पर सच में समझ जाते वो इंसान तो नहीं है। जोश उस लड़की का बहुत ख्याल रखती थी, वहीं सैडो भी उससे बेमकसद बातें करता था। वो नहीं बोलती थी, बस टुकर टुकर देखती ही थी। फिर भी वो मुसलसल उसकी दिलजोई में लगा रहता था। उसे मोबाइल पर बताता था कैसे खाना खाते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे बैठते हैं। वो मोबाइल और टीवी पर मुख्तलिफ वीडियोस दिखाकर समझाने की कोशिश करता था। वो सब अपनी मेमोरी में सेव कर रही थी। जब उनकी ज़बान समझ आएगी तो वो ये सब रिवाइंड करके समझेगी। उसकी मेहनत को रायगा नहीं जाने देगी। जो सैडो छुट्टी होने पर दोस्तों में वक्त गुजार कर जाया करता था, अब वो उस लड़की के साथ बातों में गुजारता था। वो बोलता था और वो सुनती थी। कुछ दिन से अंगूठी ठीक थी, इसलिए वो भी ठीक थी, वरना सांस लेना भी मुहाल हो जाता था उसका। इस वक्त घर में कोई नहीं था। वो अकेली थी, पूरा घर फैला हुआ था। जोश आकर सफाई करती थी, ये बात वो काफ़ी टाइम से देखती हुई आ रही थी। उसने खुद करने का सोचा। अपनी 2 उंगली उठाई और हवा में चीज़ों को इधर उधर करने लगी, और कुछ ही मिनट में सब चीज़ें अपनी जगह पर थीं। उसके बाद किचन में मिनटों में चमका दिया। सब काम जो अमूमन आम इंसान 3 से 4 घंटे में करता था, वो उसने 5 मिनट में कर लिए थे। वो खुशी से अब पूरे घर का जायज़ा ले रही थी। जोश ने इसके हाफ बालों को बैंड में बांध दिया था। वो अपने बालों से परेशान रहती थी। बार बार मुंह पर आते थे। उसकी परेशानी देखते हुए जोश ने उसके बिना कहे बात समझ ली थी, और वो पुरसुकून हो गई थी। वॉशिंग मशीन में थोड़े कपड़े थे, वो भी उसने अपनी पावर्स की मदद से धो दिए थे। उसे भूख लग रही थी। वो जितनी पावर्स यूज़ करती थी उतनी ही उसे भूख लगती थी। वो पेट पर हाथ रखे बैठी हुई थी और अजीब सी आवाज़ें सुन रही थी, जो कि यकीनन उसके पेट में से आ रही थी। जोश जब काम से वापस लौटी तो अपने घर को परेशानी से देख रही थी। रोज़मर्रा से थोड़ा सा हट कर लग रहा था। पहले उन्हें शक हुआ कि वो किसी और के घर आ गई हैं, लेकिन उन्होंने उस लड़की को पेट पर हाथ रखे कारपेट पर बैठा देखा तो फ़ौरन से उसके सर पर पहुंची। उसके पेट की आवाज़ें सुनकर तो जोश डर गई थी। फिर फ़ौरन किचन में जाकर पास्ता तैयार किया, जो वो लड़की बहुत शौक से खाती थी। कुछ वक्त बाद वो प्लेट में लेकर लौटी तो उस लड़की ने कुछ भी देखे बिना उसे झपट कर मुँह से लगाते मिनटों में खा लिया। जोश परेशानी से उसे देखती ही रह गई। क्या उसे इतनी भूख लगी थी? उसने इतनी जल्दी खा लिया? जोश को शर्मिंदगी हुई। मेहमान के लिए उन्हें कुछ पका कर जाना चाहिए था। सॉरी छोटी लड़की। सैडो ने उसका नाम लिटिल फेरी रख दिया था। वो कभी उसे फेरी, कभी प्रिंसेस तो कभी डॉल कहता था। उसे खुद समझ नहीं आता था वो असल में है क्या। वो मज़ीद कुछ कहती वो लड़की उठी और किचन की तरफ दौड़ी। उसके लिए इतना खाना बहुत कम था। वो प्लेट में पास्ता भर कर ले आई थी। जोश हैरानगी से उस कमज़ोर नाजुक छोटे से वजूद को देख रही थी, जो सैडो के कपड़ों में छुपी हुई थी। उसके लिए ये कपड़े कुछ ज़्यादा ही बड़े थे। उन्होंने उसे कुछ कपड़े लाकर दिए थे, जो अमूमन जर्मनी में लड़कियां पहनती हैं, लेकिन उसे वो ड्रेसेस शायद पसंद नहीं आई थी, इसलिए उन्हें छोड़कर वो सैडो के ड्रेसेस के पीछे पड़ गई थी। और जो सैडो जो अपना पेन तक किसी को नहीं देता था, वो अपना ड्रेस उस लड़की को दे देता था। वो सोफे पर आकर एक पाँव नीचे लटकाया और दूसरे पाँव को फोल्ड किए बैठकर दोनों हाथों से पास्ता खाने लगी, बिना किसी जानिब देखे। ना ही वो जोश की हैरानगी से फैली आंखें देख रही थी। ऐसी बेवकूफ़ लड़की, ये इंसान है? वो उसे देखकर कहती हुई अब भागो और घर का जायज़ा ले रही थी। क्या ये तुमने किया है? वो उसे पूछते हुए हर एक चीज़ पर हाथ फेर रही थी। हर एक चीज़ पहले से ज़्यादा चमक उठी थी। उनके लिए हैरानगी ही हैरानगी थी। वो खाने में मसरूफ़ रही, उसे उनसे या उनकी बात से कोई गर्ज ही नहीं थी।
जब सामने इतना अच्छा खाना हो तो कौन छोड़ता है। वो पलटकर किचन में चली गई। अचानक उसे अपने दिल में नीली सी रोशनी उठती हुई महसूस हुई। दिल पर हाथ रखे वहां से गायब हो गई। थोड़ा बचा पास्ता वहीं प्लेट समेत ज़मीन पर गिर गया। वो वहां से डायरेक्ट टेरेस पर पहुंची। वहां दूर ही एक नीली रोशनी जो उसके दिल में जल रही थी, वहीं से वो खड़े हुए देख सकती थी। वो रोशनी बहुत दूर थी, लेकिन वो यहाँ से उस शख्स को देख चुकी थी जिसके पास वो अंगूठी थी। वो ज़ेरे लब बड़बड़ाकर मुस्कुराई। उसे अंगूठी बस मिलने ही वाली थी। कुछ देर का इंतज़ार था, फिर वो अंगूठी उसकी हो जाएगी। जोश वापस आई तो प्लेट समेत पास्ता कारपेट पर बिखरा देखकर लंबा सांस लेती उसकी आदतों से सख्त खफा थी। सब समेट कर रखती वो उस लड़की को बुलाने पहुंची जो कहीं नहीं थी। वो कहाँ गई थी? उसे तो कुछ मालूम भी नहीं था वो कहाँ जा सकती थी। क्या वो जानकर गई है या वापस आएगी भी नहीं? जोश उसे ढूंढते हुए नम आंखों से पुकार रही थी। वो वहां होती तो दिखाई भी देती। रात में सैडो वापस लौटा तो उसे लिटिल प्रिंसेस के गुम हो जाने का शदीद सदमा लग गया था। वो रात 3 बजे तक सड़कों पर फिरता उसे ढूंढता ही रह गया। वो लड़की जा चुकी थी और सैडो का दिल वीरान कर गई थी। वो एकदम खुद को खाली खाली महसूस करने लगा, जैसे उसके अंदर अब कुछ ना बचा हो। वो उदास सा इधर उधर देखते हुए वापस लौट आया। एक उम्मीद के तहत अपना रूम चेक किया, लेकिन वो लड़की नहीं थी। उसे अपना कमरा बहुत बुरा लगने लगा। जोश सो चुकी थी और काफ़ी उदास भी थी। वो बूढ़ी थी, ज़्यादा चल नहीं सकती थी, इसलिए उसके वापस आने की उम्मीद लिए सो गई। उनकी ज़िंदगी में और भी बहुत से मसले थे जिन्हें उन्हें देखना था। सैडो बेड पर लेटा उदास सा अपने कमरे को घूरे जा रहा था, जैसे वो लड़की वहीं कहीं हो। मेराम को रात 4 बजे बेचैनी सी महसूस हुई। अचानक से नींद गायब थी, जैसे वो 2 घंटे में अपनी पूरी नींद ले चुका हो। शायद बेड और माहौल चेंज होने का असर था कि वो इतनी जल्दी फ्रेश हो चुका था। उसे अचानक ब्लैक कॉफ़ी की तलब हुई। वो किचन में दबे कदमों पहुंचा और कॉफ़ी मेकर से कॉफ़ी बनाकर एक बड़ा मग लिए टेरेस पर चला आया, जहाँ ज़्यादा गर्मियाँ हुआ करती थी। अलबत्ता अभी उसे हवा में खनकी सी महसूस हो रही थी। सिर्फ जिस्म पर ट्राउज़र और बनान चढ़ाए वो टेरेस पर उस रंगीन सी दुनिया को देखते हुए तल्ख कॉफ़ी के घूंट भर रहा था। अचानक एक हौला सा उसके ऊपर आ गिरा। वो इस तरह से गिरा था कि उसका सर ज़मीन से टकराया और वो हौला उसकी कमर पर अपने नाजुक पाँव रखे खड़ा था। उसने पलटने की कोशिश की। मीराम थोड़ा सा मुड़ा था। बस एक हल्की सी झलक उस नाजुक वजूद की देखी थी कि उसने आंख के इशारे से उसे बेहोश कर दिया। मीराम का तल्ख कॉफ़ी का मग टेरेस से नीचे गिर चुका था। वो बेहोश होता होशो हवास खो बैठा। वो लड़की उसका चेहरा देखे बिना उसके कमरे की तलाशी लेने लगी, लेकिन वहाँ उसे कोई अंगूठी नहीं मिली थी। कमरे का एक एक कोना उसने अच्छे से देख लिया था, लेकिन वो कहीं नहीं थी। उसे सिग्नल्स इसी जगह के मिल रहे थे। अगर ऐसा था तो उसकी अंगूठी थी कहाँ? वो बेबस होती उस औंधे मुंह पड़े वजूद को देखने लगी। उसके विजन्स उसे बार बार उसकी शक्ल दिखाती थी। क्या वो इस दुनिया में आने के बाद अपना जादू भूल गई है? क्या इसके विजन्स उसे गलत आगाही दे रहे थे? वो बस 15 मिनट में उठने वाला होगा, लेकिन वो वहाँ रहा तो उस लड़की के बारे में ज़रूर सोचेगा, और वो किसी इंसान को ऐसी तकलीफ़ में नहीं डाल सकती थी। उसने बेड पर बैठे बैठे अपनी 2 उंगलियों को बेहोश पड़े मीराम की जानिब किया। वो हवा में उड़ता हुआ बेड पर आ लेटा। वो लड़की उसकी जानिब बिना देखे उठी और वहाँ से गायब हो गई। मीराम तकरीबन 15 मिनट बाद जाग चुका था। वो सब कुछ याद करता परेशानी से माथा मसल रहा था। वो कॉफ़ी पी रहा था। वो टेरेस पर खड़ा था। वो गिरा था। उसके ऊपर कोई पाँव रखे खड़ा था। उसने सफ़ेद चौगे में नर्म और मुलायम सफ़ेद चमकते चेहरे की झलक देखी थी। वो कौन था? कैसे आया? उसकी कॉफ़ी कहाँ थी? मीराम परेशानी से कभी खुद को कभी टेरेस को देख रहा था।
शायद मैंने कोई ख्वाब देखा, लेकिन मैंने कॉफ़ी बनाई थी। मैं इतना भुलक्कड़ तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैंने कॉफ़ी बनाई थी। वो मुसलसल बड़बड़ा रहा था। फिर उठकर टेरेस की जानिब चल दिया। ग्लास डोर बंद था। वाइट कर्टन्स फैले हुए थे। उसने कर्टन्स को खींचकर पीछे किया। माथे पर बिखरे बालों को भी पीछे करता वो ग्लास डोर धकेलकर टेरेस पर आया। वहां से झांककर नीचे देखा। कॉफ़ी समेत मग नीचे गिरा खिड़कियों में बिखरा हुआ था। वो मज़ीद परेशान हुआ। मग नीचे गिरा हुआ था, जिसका मतलब था वो वहाँ खड़ा कॉफ़ी पी रहा था। उसने बामुश्किल 2 से 3 ही सिप लिए थे कि होयला उसके ऊपर आ गिरा था। मीराम परेशान सा 5 मंजिला बिल्डिंग से नीचे गिरे हुए मग और कॉफ़ी को देखते माथा मसल रहा था। वो अगर बेहोश होकर इधर गिरा हुआ भी था तो बेड तक कैसे पहुंचा? और वो चमकती सफ़ेद सी रंगत का होयला जिसे सही से देख भी नहीं सका था, कौन था और वो क्या करने आया था? मीराम ने इधर उधर निगाह दौड़ाई कि कहीं चोर कोई आने की जगह तो नहीं, लेकिन ऐसा कोई रास्ता दिखाई ना दिया जिससे गुजर को कोई चोर या इंसानी वजूद उसकी टेरेस तक पहुंच सकता था। वो परेशानी से वहां खड़ा इर्द गिर्द का जायजा ले रहा था। हालांकि उसे कोई भी मशकूक चीज़ दिखाई नहीं दे रही थी। मीराम परेशानी से वापस आकर ग्लास डोर बंद करता, कर्टन्स फैलाता बेड पर लेटे छत को घूरने लगा। उसके दिमाग से कुछ देर पहले होने वाले वाक़ये ने जा ही नहीं रहा था। वो क्या था? वो सोने की कोशिश करता मज़ीद बेचैन होने लगा था। बेचैनी से उठकर कमरे से निकल गया। दूसरे फ्लोर पर मौजूद स्टडी रूम से एक स्टोरी बुक उठा लाया। अगर बार बार वो मंजर सोचता तो सर फटने लगता, जिसका कोई सिरा हाथ ही नहीं आ रहा था। कोई कैसे उसकी टेरेस तक आ सकता था? कैसे उसे बेहोश कर सकता था? कैसे वो बेड तक आ सकता था? सबको सोचने से अच्छा था वो कोई किताब ही पढ़ लेता। वो किताब हाथों में लिए वापस अपने रूम में आया। बेड की पुष्ट पर सर टिकाकर सीधा पाँव उल्टे पाँव के ऊपर रखा। आधा लेटा वो किताब के वर्क गर्दानी में मसरूफ सा हो गया और कुछ ही वक्त में उसके दिमाग से कुछ देर पहले होने वाला वाक़या महव हो गया था। वो अब पुरसुकून सा किताब की जानिब पूरी तवज्जो से मुतवज्जा था। वो लड़की रात के घुप अंधेरे में चलते हुए एक झील के करीब आकर ठहर गई। आंखों में उदासी लिए अब इस दुनिया से बेजार हो रही थी। उसकी इतनी कीमती अंगूठी वहाँ नहीं थी। वो शक्ल वही थी, वो जगह भी वही थी जहाँ वो अंगूठी थी, लेकिन वहाँ वो अंगूठी नहीं थी। उस शख्स के पास भी वो अंगूठी नहीं थी। वो लड़की थकन ज़दा सा वजूद लिए रेत पर बैठकर नीले आसमान का अक्स पानी में देखने लगी। पानी की लहरें इस सकूत में शोर बर्पा करते हुए एक अलग खौफनाक सा मंजर पेश कर रही थी, लेकिन उसे यहाँ की दुनिया का खौफ नहीं था। घुटने को पेट की जानिब मोड़े, हाथों को उन पर फैलाए, आधे चेहरे को हाथों पर रखे, पानी को हवा की लहरों से बिखेरते हुए देख रही थी। अचानक उसे एक खुशबू सी महसूस हुई। वो यहाँ आने के बाद भूल ही चुकी थी उसकी एक दोस्त भी उसके साथ यहाँ आई थी। वो सफ़ेद बालों वाली बिल्ली गले में माला सी पहने भागती हुई उसकी जानिब आई थी। जो ज़ुबान वो लड़की जानती थी अब वो भी भूल चुकी थी, इसलिए खामोशी से अपनी दोस्त को बाहों में भींचे वो बैठी रही। वो बिल्ली कुछ बोल रही थी, लेकिन उस लड़की को अपनी ज़ुबान भी भूल चुकी थी। वो बेबसी से नफ़ी में सर हिलाती उस बिल्ली को समझा रही थी वो उसकी ज़ुबान भूल चुकी है, लेकिन बिल्ली बेबसी से उसे मुसलसल कुछ न कुछ कहे जा रही थी। आहिस्ता आहिस्ता रात खिसकने लगी और उजाला सा फैलने लगा। सफ़ेद चोगे पर रेत सी फैल गई थी। वो बस समंदर को घूरती रही। बिल्ली ने अपने पंजों से उसके चोगे पर से रेत झाड़ी और उसे उठने का इशारा करती इधर उधर मुंह मारने लगी, जैसे उसे कहीं ले जाना चाहती हो। वो लड़की अपनी ब्लू आई से इधर इर्द गिर्द मुतलाशी निगाहें गाड़े हुए थी और बिल्ली के छोड़े हुए निशानों पर पीछे चलने लगी। मीराम आधी किताब पढ़कर अंगड़ाई लेता हुआ उठा और उठकर बात लेने की गर्ज से अपना ड्रेस मुंतखब करने लगा।
एक नेवी ब्लू शर्ट और वाइट पैंट लेता बाथ लेने के लिए वॉशरूम में बंद हो गया। पौने घंटे बाद बाहर आता अपने गीले बालों को टॉवल से रगड़ता हुआ मिरर के सामने आकर रुका। अपनी सुरमई कान सी आंखों में बिखरी सुर्खी को देखकर सर झटका। रात जागने के सबब सुर्ख डोरे दौड़ने लगे थे, जो कि कुछ देर में ठीक हो ही जाने थे। उसे इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं थी। अपने ऊपर क्लोन का बेदरेक छिड़काव किया, बालों को जेल से सेट किया, अपने मुंह पर हाथ फेरा और फिर बेड पर बैठकर कैनवस शूज़ पहनता, लेसिस बंद करता उठकर अपनी तनकीदी जायज़ा लिया। खुद के अक्स को परफेक्ट दिखने का अंगूठे से इशारा दिया और रात पढ़े जाने वाली किताब को तरतीब से साइड टेबल पर रखा। मोबाइल उठाकर पॉकेट में डाला, अपना इख्तियारशुदा बैग लिया। ज़रूरत का 2 हफ्ते तक का सामान उस बैग में मौजूद था। उसे उठाता मखसूस धुन सीटी की मदद से बजाता बाहर निकल गया। बाहर शोर सा था, यानी इस घर के फर्द भी उठ चुके थे। नज़ालिया डॉक्टर थी और करीबी शहरियार ने उन्हें क्लिनिक खोल कर दिया था, इसलिए वो सुबह मारूद को स्कूल भेजकर और बरका को बेबी सीटर के हवाले करके शहरियार के साथ ही निकल जाया करती थी। आज कुछ लोगों का इजाफा हुआ था, जिसके सबब वो नाश्ता बनाते हुए परेशान सी बरका को भी संभाल रही थी। सलाम भाभी, लाए मुझे दे बरका को। आपने किचन के लिए मेड नहीं रखी हुई? वो किचन में नज़ालिया को सर खपाते देख रोती हुई बरका को उसकी गोद से लेता खुद से लिपटा गया। वो एक हाथ से बरका को थामे दूसरे हाथ से मारूद के लिए नाश्ता तैयार कर रही थी। नहीं, किचन के लिए मेड रखी थी जो कहकर गई है छुट्टी पर जा रही हूँ, लेकिन अभी तक नहीं लौटी। मुझे लगता है वो अब नहीं आएगी। मुझे दूसरी मेड का इंतज़ाम करना होगा। बरका की बेबी सीटर बस आती ही होगी, तुम्हें ज़्यादा देर परेशान नहीं होना पड़ेगा। नज़ालिया की ज़ुबान के साथ साथ हाथ भी फुर्ती से चल रहे थे। शहरियार निकसुक सा तैयार नीचे पहुंचा। नज़ालिया ने जल्दी से जूस बनाकर शहरियार को थमाया। भाभी, इसमें परेशानी वाली क्या बात है? और मेड का इंतज़ाम मैं खुद ही करूँगा। इस मामले में रिस्क नहीं ले सकता। मुझे अपनी डाइट प्लान पर चलना होता है। यूं ही हर किसी को किचन नहीं सौंपने दूंगा। बरका मेरे पास आते ही चुप हो गई है। चाचू से जो प्यार करती है। अब जब तक यहाँ है, मैं भी आपकी हेल्प करवा देता हूँ। मिराम ने बरका को बेबी कॉट में लटाया और ख़ुद मारूद को बैग पहनाने लगा। नज़ालिया देखकर मुस्कुराई। एक दुनिया कहती थी मिराम मूडी है, बेमुरव्वत है, लेकिन वो तो अच्छा खासा अच्छा ही था। थोड़ी देर में बेबी सीटर आ गई तो बरका को वो ले गई। मारूद को स्कूल वैन लेने आई तो वो भी चला गया। कहीं जा रहे हो मिराम? नज़ालिया ने अपना पर्स उठाते हुए पूछा। शहरियार बाहर डाइनिंग टेबल पर बैठा न्यूज़पेपर पढ़ रहा था और साथ नाश्ता कर रहा था, इसलिए उसे मालूम नहीं था किचन में उसका भाई और बेबी बातों में मसरूफ़ है। जी भाभी, न्यू प्रोजेक्ट पर काम करना है, इसलिए शारजा जा रहा हूँ। मे भी 2 हफ्ते में ही लग जाए। डिपेंड करता है शूटिंग पर कितना टाइम लगेगा। मिराम ने सेब उठाते कंधे उचकाकर कहा। ओके, लेकिन शहरियार के जाने के बाद निकलना। और ये नाश्ता मामा बाबा का रेडी कर दिया है। तुम्हें तो पता है शहरियार तुम्हारे इस शौक़ से कितना चिढ़ते हैं। नज़ालिया ने नाश्ते की तरफ इशारा करते उदासी से कहा। उससे भी शहरियार का यूं भाई से खफा होना नहीं पसंद था, लेकिन वो समझाती तो उल्टा शहरियार उसे ही डांट दिया करता था। शुक्रिया भाभी, आप जाएं। मिराम ने समझकर हाँ में सर हिलाया। वो सुबह सुबह कोई बदमज़गी नहीं चाहता था। नज़ालिया ने मुस्कुराकर देखा और पलटकर चली गई। शहरियार भी उसे देखकर नाश्ते का आखिरी बाइट लेता उठ खड़ा हुआ। उन दोनों की आवाज़ दूर होते होते गायब हो गई तो मिराम किचन से बैग उठाता निकला। माँ कामिल फ्रेश सी अपने रूम से बाहर आई। मॉर्निंग बेटा, इतनी सुबह सुबह कहाँ? उन्होंने पेशानी पर बल डाले मिराम को तैयार देखकर पूछा तो मिराम लंबी सांस लेते उनकी जाने पलटा। मामा, मैं दूसरे शहर जा रहा हूँ। आपका नाश्ता वहाँ रखा है, भाभी रेडी करके जा चुकी हैं। अब मैं भी निकलता हूँ, ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुका हूँ। वो जल्दी से उन्हें जवाब देकर निकला, कहीं पीछे से हमायूं भी ना आ जाए या माँ कामिल कोई दूसरा सवाल ना पूछ लें।
मीराम अपनी गाड़ी में बैठता फुल स्पीड से गाड़ी भगाता हुआ वहाँ से निकला। कुकी आज डायरेक्ट उसे शारजा में ही मिलने वाला था। कुकी के बिना वो बहुत तंग हो रहा था। उसे एक ऐसी मेड की भी ज़रूरत थी जो उसकी डाइट के मुताबिक भी खाने बनाए, साथ घर वालों की पसंद के भी। ये काम मुश्किल था लेकिन नामुमकिन नहीं, और मीराम के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। वो बिल्ली की बताएगी सिमत चलते हुए उस टूटे फूटे लकड़ी के घर में आ गई थी। वहाँ कोई नहीं था, ना ही कोई आबादी थी। जंगल बियाबान सा इलाका था। लकड़ी का छोटा सा कच्चा मकान था। वो वहाँ आकर लकड़ी के तख्त पर बैठ गई। उसने थोड़ी देर बाद बाहर जाने का सोचा था। वो बिल्ली हुंजल उसके साथ ही तख्ते पर बैठ गई। हुंजल बहुत खूबसूरत छोटा सा बिल्ली का बच्चा था, जो कि उस लड़की के साथ ही इस अर्थ पर आया था। लेकिन वो रास्ते में से ही दुबई की सरजमीन पर गिर गया था, जबकि वो वहाँ जर्मनी में पहुँच गई थी, और वो अंगूठी भी उसके बेध्यानी में वहीं गिरकर खो चुकी थी। हुंजल ने उस लड़की को बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिली, और आज उसे महसूस हुआ और वो इर्द गिर्द ही कहीं है तो उस तक पहुँच गई। अब उसके हाथ पाँव से खेलते हुए उससे प्यार कर रही थी। वो बस उसकी हरकतें देख रही थी। उसे अचानक से नींद आई तो वहीं हाथों का तकिया बनाए लेट गई। हुंजल उसकी हालत पर अफसुर्दगी से उसे देखते हुए उसके ऊपर चढ़े लेट गई। उसे एहसास ही नहीं हुआ वो काफ़ी घंटे वहाँ सो चुकी थी। जब आंख खुली तो शाम के 400 पर फैलाए हुए थे। मुख्तलिफ कीड़े मकोड़ों की आवाज़ें इस सुनसान जंगल में गूंज रही थी। अचानक हुंजल को वहीं छोड़े वो जा चुकी थी। उसे वापस उसी शख्स के पास जाना था। वही था जो उसकी इस अर्थ पर रहने में मदद कर सकता था। शारजा में मीराम के लिए फ्लैट का इंतज़ाम कुकी ने कर दिया था। वो वहाँ पहुंचकर पहले फ्रेश हुआ, फिर सीट पर शूटिंग के लिए निकला। उसे एक बहुत बड़े ब्रांड की शूटिंग करनी थी। सेट पर पूरा स्टाफ उसी का मुंतज़िर था। जब वो पहुंचा तो डायरेक्टर ने फ़ौरन से कैमरा और बाकी की चीज़ें सेट करने का हुक्म दिया। वो वहाँ बैठे स्क्रिप्ट पढ़ रहा था। अचानक एक मेल ब्यूटिशियन उसके सर पर पहुंचा। अपना बॉक्स रखे उसमें से मीराम के मेकअप करने के लिए सामान निकालने लगा। मीराम ने तीखी नज़रों से देखा। कुकी पीछे खड़ा कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो मीराम के गुस्से से सुर्ख होती शक्ल देखकर खामोशी रहा। उसने एक पफ पे थोड़ा सा पाउडर लिया और मीराम की जानिब बढ़ा। मीराम कुकी इशारे से उसे मना करने की कोशिश कर रहा था। व्हाट द हेल इज़ दिस? जैसे ही पफ ने मीराम के चेहरे को छुआ वो चिल्ला उठा। सेट पर तैयारियों में मसरूफ सबको सांप सूंघ गया। मीराम के बारे में सुना था कि वो अपनी मर्जी से ही शूटिंग के लिए खुद को तैयार करता है, लेकिन डायरेक्टर ने ध्यान नहीं दिया। अभी इसके गुस्से के मामले की संगीनगी का एहसास हो रहा था। सर मैं तो बस ये, वह हकलाकर 2 कदम पीछे होते शर्मिंदगी से बोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी खुद के कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिर वो इतना गुस्सा क्यों हो गया? मेरे फेस पर कोई कुछ नहीं लगाएगा, ना ही टच करेगा, वरना मैं ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके यहाँ से चला जाऊँगा। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता अगर ये एक कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो भी गया तो। स्क्रिप्ट के पेपर्स को पटकने के अंदाज से रखता हुआ खड़ा होकर सबकी जानिब निगाहें घुमाते कहा, तो सब खामोशी से ही खड़े रहे। तो क्या आप बिना मेकओवर के शूट करेंगे? डायरेक्टर ने होश में आते हैरानगी से उससे पूछा। उसकी इज्जत करना इनकी मजबूरी थी। हर कोई मीराम के साथ काम करने के लिए बेचैन था। उसके साथ एक मर्तबा ही सही काम करना चाहता था, ताकि मीराम की सूरत ही सही उनका ब्रांड जल्दी तरक्की कर सके। जी हाँ, मेरे काम का यही अंदाज है। मैं बिना मेकअप के ही शूटिंग्स करता हूँ। जिनकी ज़िद होती है मेकअप किए बिना नहीं कर सकते तो मैं वो सेट छोड़ देता हूँ। आप लोग 2 मिनट में फ़ैसला कर लें क्या करना है, मुझे और आपको, क्योंकि मैं मेकअप की ये फालतू चीज़ें अपने फेस पर तो हरगिज़ अप्लाई नहीं करूँगा। सीने पर बाजू फोल्ड किए मीराम ने सख्ती से अपनी बात को दोहराया। उसके साथ काम करना बहुत से लोगों की मजबूरी थी।
उसकी सख्त तबीयत के बावजूद भी लोग उसके साथ काम करने के लिए कॉल्स पर कॉल्स कर रहे थे। ऐसे में वो मीराम को नाराज़ नहीं कर सकते थे। ये चेहरा उन्हें चाहिए ही था। ठीक है, आप मेकअप नहीं करवाएं, डायरेक्टर ने हार मानते हुए कहते वापस से सबको इशारे से काम दोबारा जारी करने को कहा। सर आप ठीक है ना? मीराम कुर्सी पर बैठा तो पीछे से कुकी ने झुककर फिक्रमंदी से उससे पूछा। मीराम ने जोरदार कहका लगाया। सेट पर मौजूद लोगों ने उस पागल इंसान को देखा जो कुछ मिनट पहले गुस्से से सुर्ख हो रहा था और अब कुकी की किस बात पर जोर से हंस रहा था। ओह कुकी, ये सवाल तुम्हें यहाँ मौजूद लोगों से पूछना चाहिए था। वो मेरी इस मुखालफत पर अंदर ही अंदर कैसे होंगे? बज़ाहिर ये मुस्कुराकर मुझे देख रहे हैं, लेकिन साथ ये भी दुआ कर रहे हैं जल्दी से मीराम शिराजी का प्रोजेक्ट ख़त्म हो। मीराम हंसते हुए कुकी को हल्की आवाज़ में मुशाहिदे के तौर पर किए जाने वाली जांच से उसे आगाह कर रहा था। कुकी हल्की सी मुस्कुराहट उसकी जानिब उछालता सर हाँ में हिलाता पीछे होते खड़ा हो गया। हंसने से मीराम की एक साइड पर पड़ता डिंपल नुमाया हुआ था। सुरमई कांच सी आंखों में रोशनी फैली थी। वो अपनी मॉडलिंग और नए नए मिलते प्रोजेक्ट से खुश था, लेकिन वो सबको नाराज़ करके भी खुश था। ये हैरत की बात थी। अचानक से कुछ याद आने पर मीराम का चेहरा सपाट हो गया था। बुरी यादें और बातें उसकी खुशियों का कत्ल कर जाया करती थीं। सुरमई आंखों में सख्ती दर आई थी। अचानक शूटिंग का आगाज़ हुआ तो मीराम ने एक ही शॉट में उसे मुकम्मल कर दिया। उसकी सबसे ख़ास बात यही थी कि कोई भी शॉट उसे बार बार बताना नहीं पड़ता था। एक बार बताया उसे याद रहता था और वो अपनी पूरी तवज्जो से उसे करने की कोशिश करता था, और उसकी ये कोशिश एक ही बार में कामयाब हो जाया करती थी। ब्लैक फुल ड्रेस में चमकती सफ़ेद और सुर्ख सी रंगत में डायरेक्टर को एहसास हुआ वाकई उसे मेकअप या किसी आर्टिफिशियल चीज़ की ज़रूरत ही नहीं थी। एक दफ़ा उसके साथ काम करने वाला उसके सख्त रूल्स के बावजूद भी मीराम के साथ दूसरी बार काम करने का ख्वाहिशमंद रहता था। ये बात वहाँ के लोगों को समझ आ चुकी थी। वो काम को लेकर बहुत संजीदा था। आमतौर पर मॉडल्स कुछ कुछ सेकंड्स या मिनट की शॉट्स दिया करते थे, लेकिन मीराम आसानी से कई मिनट की एक साथ शॉट्स दे दिया करता था। इतनी जल्दी काम ख़त्म हो जाने पर सेट पर सब खुश होते शाम 4 बजे टी टाइम एंजॉय कर रहे थे और चाय के सिप लेते उनके लबों पर जो एक नाम रक्सा था वो था मीराम शिराजी। क्या और भी शॉट्स होने हैं मेरे? मीराम आंखों पर ब्लैक ग्लासेस चढ़ाए डायरेक्टर से मुखातिब था। अलबत्ता उसने सुबह वाला ड्रेस पहन लिया था। दोनों हाथों को पैंट की जेबों में फंसाए वो सीधा डायरेक्टर से पूछ रहा था। लहजा ऐसा था अब वो मज़ीद वहाँ नहीं रुक सकता था। जी नहीं, बस कल जो शॉट्स लेने हैं उसके मुतालिक डिटेल्स शेयर करनी है, अब बस थोड़ा वेट करें। वो कहते हुए जाने के लिए मुड़ने लगे। हाथों में कुछ पेपर्स थे जिनकी वो वर्क गर्दानी कर रहे थे। लेकिन मैं कल के काम आज नहीं करता। जब शॉट कल होना है तो मैं उससे मुतालिक डिटेल भी कल ही लूँगा। सो आई शुड गो नाउ, वो बेमुरवती से कहते हुए मुड़ा और कुकी की जानिब कार की उछाली। उसे कार में बैठने का इशारा दिया। डायरेक्टर साहब लब भेंचे उससे मन मानिया करते हुए कुछ कह ही नहीं सके थे। उसका साफ जवाब होता था डील कैंसिल। लेकिन उन्हें इतना तो मालूम हो चुका था कल भी वो 5 मिनट में सब समझ जाएगा, इसलिए अपने ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं लिया था। वो लड़की वहाँ से उस जंगल से गायब होती सीधा मीराम के फ्लैट में पहुँची थी। मीराम अभी इधर मौजूद नहीं था, इसलिए अंगूठी को आराम से ढूंढने का सोचते हुए पहले किचन, लाउंज, बाथरूम सब जगह चेक करती आखिर में रूम में आई थी। हुंजल उधर ही जंगल में उसके वापस आने का इंतज़ार कर रही थी। वो अपने जादू की मदद से भी हर जगह देख चुकी थी और अपनी नज़रों की तसल्ली के लिए हाथ से हर एक जगह का जायज़ा ले चुकी थी। अंगूठी कहीं भी नहीं थी। वह सब जगह की तलाशी ले रही थी कि उसे फ्लैट में आहट सी महसूस हुई।
अगर वह हवा जिसके पास अंगूठी थी तो उसकी खैर नहीं थी। आखिर उसे कुछ काम भी तो था। उसके दिल की उसे इस वक्त सख्त ज़रूरत थी। कुकी गाड़ी ड्राइव कर रहा था। मीराम आईपैड पर उंगलियां चलाता अपनी पिक्चर्स देख रहा था। उसके नाम से बहुत सारे फेक अकाउंट थे जिसमें उसकी पिक्चर्स को एडिट करके पोस्ट किया गया था और फैंस उस पर कमेंट करते पुरजोश दिखाई दे रहे थे। उसने आज तक अपना कोई पब्लिक अकाउंट नहीं बनाया था। अगर वो अकाउंट बनाता भी तो एम शिराजी से बनाता था, जिसे किसी को मालूम ही नहीं होता था ये कौन है। ना ही उसने कभी उन अकाउंट्स का जिक्र किसी से किया था। बस कुकी और फैमिली मेम्बर्स के पास ही वो अकाउंट होते थे। एक वीरा थी जो ज़बरदस्ती उसकी हर प्राइवेट चीज़ में घुस जाती थी। वीरा के मैसेजेस का ढेर लगा हुआ था। वो अपना मोबाइल देखता बेजारी से बिना रीड किए सब मैसेजेस को डिलीट कर गया। उसे मैसेजेस की एक लंबी लाइन बिल्कुल नहीं पसंद थी। कुकी उसे फ्लाइट के बाहर छोड़ता किसी काम से चला गया। कुकी का रूम भी मेराम के रूम के साथ ही था, लेकिन कुकी तब तक मेराम के रूम में नहीं जाता था जब तक मेराम खुद नहीं बुलाता था। मेराम फ्लैट के 7th रूम में पहुंचा। मेराम फ्लैट के 7th रूम में पहुंचा और शूज़ उतारता जल्दी से बस बाथ लेने की सोच रहा था। उसे लग रहा था आज उसने कुछ ज़्यादा ही काम कर लिया है। शर्ट उतारता एसी को रिमोट की मदद से फुल किया। पहले कॉफ़ी का हल्क से उतारकर अपने आप को सुकून बख्शना था, इसलिए किचन में ब्लैक कॉफ़ी बनाने लगा। खाने से पहले, खाने के बाद, सोने से पहले, आँख खुलने के बाद, सोकर उठने के बाद जो पहला काम था वो था ब्लैक कॉफ़ी बनाना। उसे सिर्फ़ और सिर्फ कॉफ़ी अपने हाथ की पसंद थी। बाकी वो नॉर्मली चाय या कोई सी भी कॉफ़ी पी लिया करता था, लेकिन जब वो अकेला होता था उसे अपने हाथ की बनी वो कड़वी कॉफ़ी ही चाहिए होती थी। वो ज़्यादातर घर से दूर ही रहता था, अकेले ही ज़िंदगी जीता था। उसे पसंद था अकेले रहना, कम बोलना। वो पहले बाथ लेने का सोच रहा था, लेकिन अब अचानक से मूड चेंज हुआ तो कॉफ़ी बनाने लगा। उसे महसूस हुआ उसके रूम में कोई है। वो कॉफ़ी को ओपन किचन में छोड़े वहाँ से निकल गया, रूम की जानिब बढ़ा। आज ही आया था और यहाँ आते ही कोई पहुँच गया था। कौन था वो? उससे पहले रूम में जाता कोई अचानक से उसके रूम से निकलता टकराया था। अचानक टक्कर से दोनों के कदम लड़खड़ाए थे। मीराम हैरत से उस नाजुक सी और छोटी सी सफ़ेद रंगत की हामिल लड़की को देख रहा था। उसका सफ़ेद कलर सूरज की रोशनी की तरह चमक रहा था। बड़ी आंखें ब्लू वो मीराम पर गाड़े खड़ी थी। टक्कर लगने से उसके सर से हुडी उतर चुकी थी। सुनहरे गोल्डन बाल लटों की सूरत आंखों पर आ गए थे। कानों से कुछ नीचे उसके बाल थे। वो कद मीराम के सीने तक था। मीराम को लगा वो कोई स्कूल की बच्ची है, छोटा सा फेस और बेबी लुक्स। अचानक वो मीराम से चंद कदम दूर थी। उसकी आंखों में आंखें डाले उसकी जानिब बढ़ी। मीराम होश में आता पीछे हुआ। उसे लगा ये उसकी कोई फ़ैन है और उस पर क्रश होने के सबब ऐसे बिहेव कर रही है। हेलो छोटी बच्ची, ऐसे किसी के रूम में आना बहुत बुरी बात है। चलो अपने मामा बाबा के पास जाओ। मीराम गुस्से से कहते हुए उसे अपने रूम से भेजना चाह रहा था। उस लड़की में बहुत कुछ अलग था। क्या था? मीराम अभी इस हालत में समझने की पोजीशन में नहीं था। वो लड़की आगे बढ़ती गई। मीराम मुसलसल उसे कुछ न कुछ कह रहा था। अचानक उसने मीराम तक पहुंचकर उसके दिल पर हाथ रख दिया। मीराम ने उसे करीब से, बहुत करीब से देखा तो उसे गुज़श्ता रात याद आई। वो हवेला भी चमकदार था। थोड़ी ही देखी थी, लेकिन उसे मुकम्मल इतने करीब से देखना एक ख्वाब था। खूबसूरत और उसकी सूरत की तरह चमकीला ख्वाब। ये क्या कर रही हो पागल लड़की? हाथ हटाओ अपना। वो लम्हे भर को खोता वापस अपने हवास में आता उसके हाथ झटकने लगा, लेकिन उसने अपनी पूरी ताकत से अपना हाथ उसके दिल के मुकाम पर जमाया हुआ था। मीराम को महसूस हुआ वह उसका दिल ही निकाल लेगी।